students, welcome to Soumya's Conversation. So आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये चैप्टर है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इसी को हम गैप भी बोलते हैं, GAAP। क्या है ये? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये कौन सा चैप्टर है? देखिए, आपने 9th में थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें आपने अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, अब आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आर्ट भी होती है एंड साइंस भी होती है। तो साइंस क्यों है अकाउंटिंग, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था बिकॉज अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, बेसिक लॉज हैं जो जितने भी अकाउंटेंट हैं मतलब कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सब अकाउंट्स बनाते टाइम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब अकाउंटेंसी आप पढ़ोगे 11th में तो क्या होगा कि उसमें आपको बताया जाएगा अगर आपको किसी तरह का अकाउंट बनाना है तो उसके कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। सो अब 10th क्लास में आप उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल्स पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो उसी नॉलेज को फ्रेश करने के लिए चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है अकाउंटिंग से, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होती है एंड अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही कवर किया जाएगा। अब देखिए अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए, जितने भी बिजनेस फॉर्म्स होते हैं उनका क्या काम होता है। उनमें बिजनेस है तो वो मनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मनी से रिलेटेड सारी चीजें कर रही है। ठीक है, अब बिजनेस में या तो मनी वो रिसीव करेंगे, बिजनेस के अंदर आएगा पैसा, या फिर वो मनी की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मनी का रिसीव किया जा रहा है, मनी की पेमेंट करी जाती है, उसको ही बिजनेस रिकॉर्ड करती रहती है। इन्हीं को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इनको वो रिकॉर्ड करेगी बिजनेस एंटिटी। क्यों बिजनेस जो है रिकॉर्ड कर रही है इन ट्रांजैक्शंस को? क्योंकि क्या होगा जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और 1 ईयर आपको पता है अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से एंड चलता है 31 मार्च तक। ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर होता है। अब इस लास्ट डेट पे मार्च 31 या 31 मार्च, इस दिन क्या होगा, जो भी बिजनेस है वो ये चेक करना चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। क्या चेक करेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये चीज चेक करने के लिए बिजनेस को डिफरेंट तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उन अकाउंट्स में जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं बिजनेस का, उनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। एंड जिससे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, उस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब देखो, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट होता है। स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या डिफरेंस है कि 9th में आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड क्या करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं एंड जनरली हम क्या करते हैं, हम उनके अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि एक कंपनी ए है एंड दूसरी कंपनी बी है, आप चाहते हो दोनों के प्रॉफिट्स को आप कंपेयर करो। ठीक है, अब अगर जिस तरीके से ए ने प्रॉफिट को कैलकुलेट करा है एंड जिस तरीके से बी ने कैलकुलेट करा है, अगर वो डिफरेंट तरीका होगा तो उससे क्या होगा, दोनों के प्रॉफिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उन्होंने वो सेम रूल्स नहीं फॉलो करे। ठीक है, अब अगर एक कंपनी, जैसे आपको पता है मैथ्स में क्या रूल होता है, बॉड मास का रूल होता है। ठीक है, अब ए पर्सन एंड बी पर्सन है, आपको पता है कि अगर आप कोई मैथ्स की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें आप बॉड मास लगा के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, और बॉड मास अगर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा अगर आप सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। क्यों डिफरेंट आएगा आंसर? बिकॉज वो आपने सेम रूल्स नहीं फॉलो करे। अब क्या है, ये जो अकाउंट्स होते हैं जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, अगर उनके पास नहीं रूल्स होंगे, उनको नहीं पता कि इस तरह का ट्रांजैक्शन में हमको क्या चीज करनी है। ठीक है, अलग अलग तरह से अगर उस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉर्ड करेगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उन तरह के ट्रांजैक्शन को नहीं कर रही रिकॉर्ड, तो उनके हम प्रॉफिट्स या लॉसेस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया गया, जितने भी अकाउंटेंट्स थे उन सब ने जनरल रूल्स बना दिए डिसाइड करके कि ये रूल्स जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स बनाने में फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो इस अकाउंटिंग के काम को एक कंपेरेटिव बनाने के लिए, ताकि कंपेयर सही से कर सके, इसके लिए प्रिंसिपल्स यूज होती हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी को साइंस भी बोला जाता है। अब अगर आप पूछो कि अकाउंटिंग एक्चुअली में होती क्या है, सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग इज एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है, ठीक है। पहली चीज, अकाउंटिंग जो करते हैं उसमें क्या चीज होती है, देखो अगर आप अकाउंटिंग की एज डेफिनेशन की बात करो तो अकाउंटिंग एक आर्ट एंड साइंस है। क्या है? आर्ट एंड साइंस है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या चीज? इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये इंफॉर्मेशन होती है जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग आपकी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आर्ट एंड साइंस होती है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और जो भी आंसर्स हमारे पास, जो भी आखिरी में हमारे अवेलेबल होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो हम जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको बताते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं? देखो, बिजनेस जो भी चला रहा है, बिजनेस में कितने सारे एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस को जिन लोगों ने पैसा दिया होता है वो उसके क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा होता है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, या शेयर होल्डर्स अगर आप बोल दो उनको, अगर आप कंपनी की बात करो, ठीक है। बिजनेस में एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी होती है जो बिजनेस से टैक्स लेती है। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी बिजनेस एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज उसी के एक्टिविटीज की वजह से कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनको चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट एंड साइंस है। ये आपकी 9th का चीज है जो फिर से रिपीट हो रही है। इट इज एन आर्ट एंड अ साइंस। आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग एक स्किल है, अकाउंट्स बनाना, कैलकुलेशन करना, ये एक स्किल होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो अ साइंस। साइंस क्यों? बिकॉज इसमें कुछ रूल्स हैं, एंड वही रूल्स हम गैप में पढ़ेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है व्हेन वी आर मेकिंग दीज अकाउंट्स। इसके बाद अकाउंटिंग में करते क्या है? अकाउंटिंग में हम 3-4 स्टेप करते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं क्लासिफाइंग में। क्लासिफाइंग में क्या होता है? हम लेजर बनाते हैं और लेजर में उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करके क्लासिफाई कर देते हैं। हर चीज का एक एक अकाउंट बना दिया जाता है। उसके बाद इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? लेजर के बाद कई सारे और बनते हैं जो कि आपने 9th में पढ़ा है डिटेल में। ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा, एंड एंड में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। सो ये पूरा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो यूजर्स, अगर क्रेडिटर है, उसने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में पैसा लगाया है, तो देखना चाहेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। इन्वेस्टर है जिसके शेयर्स लगे, वो भी चाहना चाहेगा कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस मेकिंग कंपनी है। टैक्स अथॉरिटीज देखना चाहेंगे कि किस तरह के इनके मनी रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड फिर हम उस हिसाब से हम टैक्स चार्ज करेंगे इससे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती है। अब ये क्या था? ये आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें पता चलेगा कि बिजनेस, जो आपके अकाउंटिंग कर रहा है बिजनेस, इसका पर्पस क्या होता है। सो ब्रीफ में तो पर्पस आपको पता चल ही गया है कि 2 मेन पर्पस है, कि जो भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, एंड उसके बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों चीजें पता करने के लिए हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे पर्पस होते हैं, पर्पसेस, ठीक है। क्या होते हैं ये पर्पस? अब देखो, इसको समझने के लिए देखिए, कई सारे इसमें आपको बताए गए हैं कि वेरियस पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। देखो, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग ये सेम है, बिकॉज स्टार्टिंग में आप रिकॉर्डिंग से ही स्टार्ट करते हो अकाउंटिंग को, ठीक है। तो अगर पर्पस आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग का, तो यही लिखना। अब इसमें पहला पर्पस दिया है टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी, टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी।
प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों चीजें। तो असर्टेन टू नो, ठीक है, ये पता करना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, किससे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसी का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो एक चीज आप ये जान लो कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक ही चीज है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग चीज होती है। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इतनी चीज इसमें। और उसके बाद अगर जो दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा कहता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन होती है, अगर आप वैसे पूछो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप इस तरह से समझ लो कि अगर एक कोई इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री आपको पता है इंडस्ट्री क्या होती है, कई सारे फर्म्स मिलकर इंडस्ट्री बनाते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर ऐसा तो नहीं, अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है शुगर की मिल्स है, तो केवल एक ही शुगर इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि एक शुगर की फर्म है, अलग अलग जगह पे शुगर के मिल्स बने होंगे, ठीक है, जहाँ पे शुगर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता होगा। तो अब क्या है कि अलग अलग फॉर्म्स को एक दूसरे से कंपेयर करा जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करा जाएगा तो उसमें भी पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म का प्रॉफिट ज्यादा है, कौन सी का कम है, ठीक है, किसके असेट्स लायबिलिटीज कितने हैं, किसके कैसे है, तो वो चीजें हमें पता चलती है फाइनेंशियल, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन। देखो ये आप तब समझोगे ना जब अकाउंट बनाओगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चल रही है, इसमें हम जो चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो दो चीजें होती हैं, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। और देखो इनकम क्या, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, एक्सपेंसेस क्या, जो हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे जितनी भी इनकम होगी बिजनेस में साल भर में, एंड जितनी भी एक्सपेंसेस होंगी, फिर हमको क्या करना होता है, इनकम और एक्सपेंसेस में हम डिफरेंस देखते हैं। अब अगर इनकम हमारी ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा रहा, खर्च कम कर रहे हैं, बिजनेस में खर्चे कम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। अगर दूसरा केस है, हमने देखा एक्सपेंसेस ज्यादा है, खर्च ज्यादा है, इनकम जो मिल रही है वो कम है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इनकम एंड एक्सपेंसेस हम पीएल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट इसको बोलते हैं, पी एंड एल अकाउंट इसको बोलते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेते हैं। जो ये फाइनेंशियल पोजीशन जब हमको जाननी होती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको पता है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, देखो नाम में इसमें कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं ना, हम दो साइड बनाते हैं, एक होता है असेट्स का साइड और एक होता है लायबिलिटीज का साइड। एंड ये उल्टा लिख दिया, लायबिलिटीज इधर होती है, लायबिलिटीज एंड असेट्स। तो असेट का साइड होता है, लायबिलिटी का साइड होता है। असेट एंड लायबिलिटी क्या होती है, अगर आप एकदम नॉर्मल भाषा में समझो तो असेट क्या है, जितना भी बिजनेस के पास उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, या जहां जहां चीजों से बिजनेस को पैसा मिल सकता है, उन प्रॉपर्टीज को असेट कहा जाता है, ठीक है। अगर बिजनेस के पास जो भी सामान है, जो उनका फर्नीचर है, उनके गुड्स को छोड़ के, जिसमें वो सेल वगैरह कर रहे हैं, उसको छोड़ के उनके पास जितनी चीजें हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है, वो उनके असेट हो जाते हैं, मशीन ये सब होते हैं। और इसके अलावा जहां से भी बिजनेस को पैसा मिलना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने किसी को क्रेडिट पे सामान बेच दिया, तो वो उनका डेटर बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कर्ज हो गया बिजनेस को, और वो बाद में कभी बिजनेस को पैसा लौटाएगा, तो वो डेटर भी बिजनेस के लिए असेट होता है। लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस जो भी होता है, आपको पता है बिजनेस को जिसको भी पैसा वापस करना होता है, वो दो पार्टीज होती है, एक तो वो होता है जो बिजनेस का ओनर होता है, एंड दूसरा वो होता है जो कि क्रेडिटर होता है। ओनर और क्रेडिटर में फर्क क्या है, ओनर जो ओनर है वो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, और जो क्रेडिटर होता है वो भी बिजनेस में पैसा देता है, बट वो एक लोन की तरह होता है, ठीक है, बिजनेस में एक लोन है, वो क्रेडिट होता है। अब क्या है, जो बिजनेस की लायबिलिटी बन रही है ओनर को पैसा लौटाने की, उसको हम कैपिटल बोल देते हैं, और जो बिजनेस की लायबिलिटी बन रही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको क्रेडिटर्स को पैसा लौटाने के लिए, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस को वापस करना है टू द ओनर, एंड लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को वापस करना है टू द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर हम असेट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी और असेट साइड दोनों मैच होनी चाहिए, दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो कहते हैं ना बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं कर रही है। तो ये बैलेंस शीट टैली जब होती है तो इससे हमें एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सब आप 11th में जाकर बनाओगे, ठीक है। तो ये सेकंड था कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पी एंड एल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट सेम चीज है, इसको बनाते हैं।
एक बहुत मेजर डिफरेंस है इस अकाउंट में और इस स्टेटमेंट में। क्या डिफरेंस है? तो ये P&L अकाउंट होता है, ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। स्पेसिफाइड पीरियड का क्या मतलब है? एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। क्या होता है ये स्पेसिफाइड पीरियड? ये जनरली होता है वही 1 ईयर का पीरियड, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इनकम और एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे, तो साल भर में जितनी इनकम हुई, साल भर में जितने खर्चे हुए, वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है। लेकिन जो ये बैलेंस शीट होती है ये बनती है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर ही बनती है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट का बैलेंस रोज बदलता है। देखो है क्या, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, ये बदलती रहती है। ये नहीं कि अगर आज आपकी बैलेंस शीट में इतने एसेट और इतने लायबिलिटी तो कल भी उतने ही होंगे। अगर किसी डेटर ने आकर पैसे वापस कर दिए तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे ना। तो ये चीज क्या है, जो बैलेंस शीट है वो हर डेट पे बनती है। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है एंड बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है। हर दिन आप जो बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो वो अलग अलग ही बनेगी, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड वाला पॉइंट देखो जो कि आपका है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। एंड थर्ड वाला कहता है टू फॉर्मुलेट फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान्स जो है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, उनको बनाने के लिए, ये पर्पस है अकाउंटिंग का। कैसे? फाइनेंशियल प्लान्स क्या है? प्लान क्या होते हैं? आप देखो बिजनेस में हर काम प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। हमेशा हमें बोला जाता है अगर हम पढ़ाई भी करें तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हम कोई भी अगर हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो पहले से हम प्लानिंग करके बैठते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि अगर हम फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब बिजनेस के अंदर जब बिजनेस में ये फाइनेंशियल प्लान बनाने होते हैं तो उसके लिए वो अपने अकाउंट्स को ही तो यूज करेंगे। देखो बिजनेस ने अपने अकाउंट्स बनाते आ रहा है, उनको ये अगर उन्हें पता है कि हमारा जो कैश है वो इन जगहों पे स्पेंड हो रहा है, इन जगहों पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कैश हमें रिसीट जहां से हो रहा है, जहां से हमें कैश रिसीट्स मिल रही है वो इन जगहों से मिल रही है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से अपने प्लान को बनाएंगे, ठीक है, कि हमें कितना खर्च आगे करना पड़ेगा। अब हमें पता है जैसे आपके घर में जैसे कि मंथली इनकम आ रही है, ठीक है, तो उस मंथली इनकम को आपको पता है कि एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होंगे, कि जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपकी फीस पे होगा, स्कूल की फीस पे, उसके बाद ग्रोसरीज जो आ रही हैं, उसके बाद मेडिकल के लिए एक्सपेंसेस होंगे, फिर जो डिफरेंट टाइप के बिल्स हमें देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ आपकी इनकम का खर्चा होगा, ठीक है। आपको पता है इनकम आ कहाँ से रही है, इनकम आने के फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स है आपके फादर या फिर 2 सोर्स है, फादर एंड मदर दोनों, ठीक है, या फिर अगर आपका भाई बहन भी काम कर रहा है तो फिर वहां से भी सोर्सेज है। तो आपको पता है कि ये सोर्सेज इनकम क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी तो आप उसको कैसे कहाँ लगाओगे, या आप पहले से एनालाइज कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा हर मंथ इतने एक्सपेंसेस हैं, उस हिसाब से आप कितना सेव करोगे, ठीक है। आप कहते हो ना कि अब अगली बार जब आएगी इनकम देन उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। सो सेम बिजनेस में भी होता है, उनको पता उनके कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस है, कहाँ से इनकम्स आ रही हैं, आगे वो क्या स्टेप्स लेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप लेने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। बिजनेस में हर चीज पैसे चल रहा है, अगर उनको एक एड भी बनानी है तो उसके लिए भी उनको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो उनको अपने कैश को देखते हुए चलना है। तो ये सब वो कैश कहाँ से देखेंगे, अपने अकाउंट्स को देखकर, उसको समझकर देखेंगे कि उनके पास कितना कैश अवेलेबल है। तो ये जो भी अकाउंटिंग है इसका ये एक फाइनेंशियल प्लान बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब क्या है आपका फोर्थ पॉइंट है टू कंट्रोल असेट्स। फोर्थ पॉइंट है टू कंट्रोल असेट्स। असेट्स तो आप समझिए क्या होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ओन कर रहा है और जिसको वो मनी में ट्रांसफर कर सकते, बदल सकता है कैश में। तो देखो कंट्रोल एसेट में क्या आ गया कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्हिच इनेबल्स मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एसेट्स एंड रिसोर्सेज, टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज फ्रॉड्स। अब देखो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉड्स तो होंगे, अब बिजनेस है, अब नॉर्मल भी देखो तो फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशंस होते रहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है
कि अकाउंटिंग में जो आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो इससे आपके पास एक प्रूफ भी रहता है, ठीक है। आप कोई फ्रॉड नहीं हो, तो मतलब कि आप फ्रॉड से बच सकते हो, ठीक है। अब जैसे अकाउंटिंग में क्या, जब आप अकाउंट्स बनाते हो और आपने कोई एसेट सेल करा, ठीक है, एंड एसेट सेल करा और उसमें आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। आपका एसेट बिका, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, भाई इतना पैसा हमारे पास आ गया एसेट बिकने से, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है, ये सब चीजें वो रिकॉर्ड कर लोगे। अब क्या है, उसको आप जो आपके पास असली में कैश अवेलेबल है आपके पास में, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। अगर अकाउंट्स में लिखा है कि एट प्रेजेंट आपके जो असेट्स हैं उसमें इतने एसेट आपके बचे हुए हैं इतनी वैल्यू के, तो आप उसको अपने पास जो एक्चुअल एसेट्स प्रेजेंट है उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस जो भी एसेट है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसको हमने जब सेल करा तो हमें 50,000 रुपीज मिले, ठीक है, तो आप वो चीज चेक कर सकते हो कि अपने पास एक्चुअल बैंक में या कैश में उतना है कि नहीं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग से आप फ्रॉड या मिसअप्रोप्रिएशन से बच सकते हैं। देखो हर काम ओनर तो करेगा नहीं, उसके एम्प्लॉइज करेंगे, तो अब एम्प्लॉइज में कई बार हो सकता है वो फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग कुछ हो रही है एंड एक्चुअल में कैश उतना है ही नहीं, रिकॉर्ड कर दिया 50,000 का कैश आया बट उसको आपने एक्चुअल में एम्प्लॉय घर लेके चला गया। तो ये सब चीजों से बचने के लिए भी अकाउंटिंग, देखो वो प्रूफ रहता है, उसमें रिकॉर्ड रहते हैं चीजें, तो वो एक इसकी तरह भी काम करता है ताकि वो एसेट्स को कंट्रोल कर सके एंड फ्रॉड या मिसअप्रोप्रिएशन से बच सके। अब इसके बाद आता है टू असेस टैक्स लायबिलिटी। अब आपका 5th पॉइंट है टू असेस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी का क्या मतलब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई डेट वगैरह वापस करना है, कर्ज चुकाना है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पर किस लायबिलिटी की बात करें, टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स हम लोग भी, अगर नॉर्मल पीपल है, हम लोग भी डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करते हैं, जीएसटी होती है, ठीक है। अब ये जो टैक्स हम पे करें इसी हिसाब से बिजनेस को भी टैक्स पे करना होता है। तो मैं आपको क्या बताया गया था कि जो टैक्स अथॉरिटी है हमारे कंट्री में, वो अगर किसी बिजनेस से टैक्स लेना चाहेगी तो वो उनको चेक करेगी ना उनके पास कितना पैसा, उस हिसाब से वो टैक्स को इवेलुएट करेगी। अब जैसे आपको पता है हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा उनको इनकम टैक्स पे करना होता है, तो वो हर साल कितना इनकम टैक्स पे करेंगे, ये टैक्स अथॉरिटीज किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगी, इस बेसिस पे कि उनकी इनकम कितनी है। तो सिमिलरली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना टैक्स पे करेगी, वो भी टैक्स अथॉरिटीज उनके इनकम को देख के, उनकी मनी को देख के कैलकुलेट करेगी। एंड टैक्स अथॉरिटीज को एक बिजनेस के सारी मनी ट्रांजैक्शंस का कहाँ पे पता चलेगा, उनके अकाउंट से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सब चीज रिकॉर्ड रहेगी। तो वही चीज है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टैक्स अथॉरिटी को, जिसके बेसिस पे वो ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी एंटरप्राइज जो है वो कितना टैक्स पे करेगी, टैक्स पेबल कितना होगा। अब इसके बाद आता है 6th पॉइंट, एंड 6th वाला तो आपको भी पता ही है, ये है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। यूजर्स को, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ कौन से यूजर की बात हो रही है, यूजर आपका वो इंस्टाग्राम यूजर, व्हाट्सएप यूजर की बात नहीं हो रही है, ये आपके बिजनेस के, जो बिजनेस के अकाउंट्स के जो यूजर्स हैं उनकी बात हो रही है। जैसे आपको बताया गया कि जो पैसा लगाएगा बिजनेस में वो जानना चाहेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की। तो अब होता क्या है कि जो भी ओनर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, ये जितने भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स है, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड ये इन्फॉर्मेशन उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिल सकती है। जो भी उसके ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल सोर्सेज, इनसे पता चलेगा कि बिजनेस की कंडीशन क्या है। अब देखो आप जो बड़े क्लास में जाओगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि रेशियो एनालिसिस किया जाता है, वो एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन होता है। जो आप अभी तो आपको ये बताया जाए कि आप P&L अकाउंट बनाओगे एंड बैलेंस शीट बनाओगे, उससे ये चीजें पता चलती है, बट फिर भी आगे हायर क्लासेस में आप देखोगे कि इन चीजों को भी और हायर लेवल पर एनालाइज किया जाता है रेशियोज वगैरह से। वो मेन चीज होती है जिससे कि ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन समझते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीजें, वो कैसे रेशियो वगैरह बनते हैं, इन अकाउंट्स के बेसिस पे ही बनते हैं। तो जो भी अकाउंट के यूजर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए भी हम अकाउंट में, तो हम क्या पढ़ रहे थे, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे कि रिकॉर्डिंग हम क्यों कर रहे हैं।
तो इसके यही सारे पर्पसेस थे। पहला यही था कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। सेकंड यही था कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए। देन आगे के फाइनेंशियल प्लान्स बनाने के लिए, असेट्स कंट्रोल करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी अपनी जानने के लिए कितनी बनेगी, एंड उसके बाद यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपका था मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ये गैप पे आप थोड़ी देर बाद आओगे, क्योंकि पहले आपको अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको फिर से रिवाइज करवाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो होगा डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बताए जाएंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क होता है। ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस रहेगा। और फिर अकाउंटिंग साइकिल वही ब्रीफ में आपको, ये सब रिवीजन वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम मेन आएंगे गैप पे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन सकती है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जा सकता है, और फिर आगे के जो जो टॉपिक्स है हर टॉपिक्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ है नहीं, और 3-4 वीडियोस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड टिल देन यू ऑल स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड कोई भी डाउट्स हो, कुछ चेंजेस है, कोई वीडियो चाहिए, देन डू टेल इन द कमेंट्स। एंड आपको जो मार्केट्स एंड मार्केटिंग वाला चैप्टर है वो कंटिन्यू होता रहेगा, उसकी वीडियोस अभी अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। सो जस्ट स्टडी हार्ड एंड God bless you.